हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। स्वागत आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। आप लोग देख रहे हैं इनऑर्गेनिक सुपर सीरीज और आज है लेक्चर नंबर 3। मैं दयानंद यादव। हम लोग आज की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहली बात, फिजिकल प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टीज को हमें डिस्कस करना है। एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इन चारों के ट्रेंड का मीन्स है लेफ्ट टू राइट, यानी जब आप पीरियड में जाते हो तो इनमें चेंजेस वेरिएशंस कैसे आते हैं, ऐसे अप टू डाउन आप यदि ग्रुप में आते हो तो इसमें चेंजेस कैसे आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब सीधा सीधा किसी भी एलिमेंट की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करना तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलेगा। देखिए, यदि आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, लेकिन एन वैल्यू वेरी करती है। यदि आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एन सेम रहता है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। तो क्या इफेक्ट पड़ता है उन सभी प्रॉपर्टीज पे जब आप लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन जाते हो, इस पे आज चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं एटॉमिक साइज से। इससे पहले आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का कंप्लीट एनालिसिस मैं करा चुका हूं। ब्लॉक्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, मेंडलीव ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल को लर्न कैसे करते हैं, इसका एक फनी वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है। इसके अलावा अपने इस ब्लॉग्स पे ऑर्गेनिक एंड फिजिकल की भी सीरीज चल रही है, फिजिकल पावर सीरीज चल रही है, ऑर्गेनिक में जीओसी स्पेशल सीरीज चल रही है, आप लोग वो भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो अच्छी प्रचार की बात है, शुरू करते हैं बिना टाइम पास की। हम यहां आज बात करने वाले हैं ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इन एमपीटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन, द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज ट्रेंड्स इन साइज। ट्रेंड्स इन साइज या आप कह सकते हो एटॉमिक साइज। सबसे पहले हमें डिफाइन कर देना चाहिए व्हाट इज एटॉमिक साइज। जनरली हम लोग एटॉमिक साइज के लिए हम एटम्स को स्फेरिकल मानते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लोगों को बताया जाता है, तो हम ये मानते हैं कि ये है एक एटम, ये स्फेरिकल है 3D में, ये है इसका न्यूक्लियस। एटॉमिक साइज का मीन्स होता है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, सब सेल ऑर्बिटल्स। तो ये है अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस होती है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ स्फीयर एंड दिस रेडियस इज द एटॉमिक साइज। अब क्या प्रैक्टिकली हम किसी एटम के लिए न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की साइज को मेजर कर पाएंगे? क्या हमारे पास प्रैक्टिकल मेथड है? तो सबसे पहले देखिएगा, एटम में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स में ड्यूअल कैरेक्टर्स होते हैं। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हम डिफाइन करते हैं एक ऑर्बिटल में 90% टाइम इससे ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन बाहर भी वो इनफाइनाइट तक हो सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को परफेक्टली डिफाइन करना गलत है। यही हमने पढ़ा था कहां पे? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। इन दोनों कॉन्सेप्ट से हमने बोर्स एटॉमिक थ्योरी में कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए आप एक फिक्स्ड पोजीशन डिसाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई पॉइंट लोकेशन हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब परफेक्ट रेडियस का प्रैक्टिकल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। ये वैसा नहीं कि आप फीता लेके गए, ये लो भी नापिया 1 मीटर है ना, इस तरह का सीन नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे? तो देखिए, हमारे पास प्रैक्टिकल मेथड है एक्सरे डिफ्रैक्शन, है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन सब में प्रॉब्लम क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन यदि बात करें हम, तो परफेक्ट रिलेशन तभी आता है जब आपके पास मोर देन 1 न्यूक्लियस हो। इन सभी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में हम न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को ज्यादा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, परफेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए एटॉमिक साइज को हम प्रैक्टिकली मेजर करते हैं बॉन्डेड स्टेट में। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं? 2 तरह के, केमिकल बॉन्ड्स एंड फिजिकल बॉन्ड्स। तो सबसे पहली बात, एटॉमिक साइज का एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट कहां होता है? इन बॉन्डेड स्टेट। इन
बॉन्डेड स्टेट एंड बॉन्ड्स आर कौन कौन से, केमिकल एंड फिजिकल। तो इसका मतलब जितने टाइप के बॉन्ड होंगे उतनी टाइप की क्या होगी, रेडियस होगी। इसे थोड़ा समझेंगे, जितनी टाइप के बॉन्ड होंगे उतने टाइप की रेडियस होगी, यही अभी आने वाला है। मैं पहले बॉन्ड्स बता देता हूं आप लोगों को। सबसे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब यदि एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है और आपने डिस्टेंस से रेडियस मेजर किया है तो इट इज कॉल्ड कोवैलेंट रेडियस। ऐसे ही यदि आपका सब्सटेंस या एटम्स मेटल में है या मेटेलिक है तो बॉन्ड कैसे होंगे, मेटेलिक। तो इस केस में हम रेडियस को कहेंगे मेटेलिक रेडियस। थर्ड, आयोनिक रेडियस, यदि कंपाउंड आयोनिक है तो हम मेजर करेंगे डिस्टेंस, ये होगी आयोनिक रेडियस जो सॉलिड स्टेट में आप लोग पढ़ते हो। एंड फोर्थ इज फिजिकल बॉन्ड। ये सब के सब कैसे बॉन्ड है मेरे प्यारों, दीज ऑल आर केमिकल बॉन्ड बेस्ड रेडियस। नेक्स्ट है अपना वंडरवाल। वंडरवाल आप ये कह सकते हो ये एक फिजिकल बॉन्ड है। तो वंडरवाल रेडियस ये ऑब्वियसली बेस्ड ऑन फिजिकल बॉन्ड्स जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा पुअर होते हैं। ठीक, अब कैसे मेजर करते हैं, स्टार्ट करते हैं किसी एक से। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एटम को हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते, मेजरमेंट से फीता नाप के नीचे टेप लेके गए, ये लो 1.5 मीटर का है इसका स्फीयर, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक या उसकी परफेक्ट पोजीशन को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता। प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है किन्हीं न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना। तो शुरू करते हैं एटॉमिक रेडियस से, कौन सी, कोवैलेंट। तो वेरी फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग कोवैलेंट रेडियस। कैसे मेजर करते हैं, बहुत आसान। कैसे मेजर करते हैं, बहुत आसान है कि आपके किसी एक एटम से दूसरे एटम ने कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है कुछ इस तरह से। ठीक, एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, अज्यूम दैट ये हाइड्रोजन है, ऐसा मान लो आप, कार्बन कार्बन मान लो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मान लो। तो मान लेते हैं ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, इन हाइड्रोजन के बीच में यहां पे आप देख रहे होंगे कुछ ओवरलैप्ड एरिया है, इन्होंने एक कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है। हम क्या करते हैं, इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियस की डिस्टेंस को, न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर करते हैं। ये प्रैक्टिकल है, मेजर करते हैं क्योंकि ये इन दोनों की रेडियस दोनों की सम के इक्वल होना चाहिए, नियरली अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब यदि आप कोवैलेंट रेडियस इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जब दोनों एटम सेम होंगे तो इसे कहते हैं हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में तरीका क्या है, जो डिस्टेंस है बिटवीन टू न्यूक्लियस, इसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। ये जो डिस्टेंस है, डी जो है वो डिस्टेंस है, डी जो है वो बॉन्ड लेंथ के इक्वल होती है मेरे प्यारों, यदि आप तरीके से समझो तो। क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, ये बॉन्ड लेंथ के इक्वल है। ये सोचो, क्या एक्चुअल स्फीयर की रेडियस आई, नहीं, कभी नहीं, क्योंकि कुछ एरिया हमेशा क्या था, ओवरलैप्ड एरिया था जो कि कॉमन था दोनों में। इसका मतलब यदि रियल ये डिस्टेंस थी तो मिक्स होने की वजह से इतनी कम हो गई दोनों तरफ से। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये बात कि आर कोवैलेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन एक्चुअल एटॉमिक साइज। ये हमेशा हमारी मजबूरी है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सीधे एटम में डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने आर कोवैलेंट मेजर करी, एक बॉन्डेड स्टेट में मेजर करी, इस तरह से। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये था होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ले सकते हो, H2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, यहाँ बॉन्ड डबल ट्रिपल भी हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल और लिया, इट इज नाइट्रोजन bonded with another nitrogen by triple bond. Here hydrogen form only single bond, here nitrogen form triple bond. Then the distance between two nitrogen atoms can be measured by spectroscopy, and this is the distance, and the radius of nitrogen in this state is distance by 2. अब आप बताइए इसका मतलब क्या हम कोई सी भी लेंगे, नहीं, एक्चुअल में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यदि सबके बारे में बात करें
तो सबसे यदि हम एटॉमिक साइज, या मैं यहाँ पे कोवलेंट रेडियस लिख देता हूं, कोवलेंट रेडियस। आप लोग जानते हो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे वैसे वैसे एटम्स एक दूसरे के ज्यादा पास आते चले जाएंगे, जैसे जैसे वो पास आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उनके बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होगी। तो आप ये कह सकते हो कि जब भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में ए है सिंगल बॉन्ड तो ये लार्जेस्ट है, ए डबल बॉन्ड ए है तो ये उससे स्मॉलर हो गई है, ए ट्रिपल बॉन्ड ए है तो ये सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस आएगी। हम एक्चुअल में जो यूज करते हैं वो होती है we use for single bond only, we use for single bond only। ठीक, आपको समझ में आ रही होगी बात। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में रेडियस को मेजर करना आसान था। देखो मेरे लेक्चर थोड़े से लंबे हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये प्रॉमिस है कि इसके अलावा आपको फिर कहीं गूगल सर्च, यूट्यूब सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम कंप्लीट डेटा दूंगा परफेक्टली, जो जेई एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनाते हैं। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक मजा नहीं आएगा क्वेश्चंस करने का। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कोवलेंट रेडियस के बाद अब हम बात करेंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब देयर आर टू डिफरेंट एटम्स बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड। यहां पे दो केस बनते हैं, पहले ले लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम कहेंगे द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम्स इज नियरली सेम। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, आप ये कह सकते हो किसी एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर किए पड़ोसियों से, उन्हें अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी कितनी है, इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसी चैप्टर में फुल डिटेल में आएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम्स इज नियरली सेम, मतलब डिफरेंस जो है वो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 से काफी कम है। इस केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमने कार्बन एंड हाइड्रोजन ले लिए, तो कार्बन की एटॉमिक साइज डिफरेंट है, हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज डिफरेंट है, दोनों के एटॉमिक साइज डिफरेंट है। ये है अपना A और ये मान लेते हैं B, एक है कार्बन एक है हाइड्रोजन। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप लोग निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप लोग निकाल लीजिए। ठीक, अब क्या करना है, ये सोच लेते हैं जैसे ये C एंड H था, हाइड्रोजन की B या A में से किसी एक की रेडियस होमो एटॉमिक मेथड से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे होगा, रेडियस ऑफ ए मान लेते हैं हमारे पास बी का होमो एटॉमिक रेडियस से, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से रेडियस आ रखा है, तो रेडियस ऑफ बी इज जस्ट इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन ए बी माइनस रेडियस ऑफ बी। ठीक, इसे यहां पे डिवाइडेड बाय 2 मत कर देना क्योंकि दोनों सेम साइज के नहीं हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, होमो एटॉमिक में वेरियस एटम्स की कोवेलेंट रेडियस फाइंड आउट करते हैं, फिर उसे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में अप्लाई करते हैं जिसके लिए नोन हो। जैसे सभी एटम्स जो सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, कुछ एटम्स सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते। तो जहां पे नहीं बनाते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, हेटेरो एटॉमिक मेथड यूज करते हैं। ऐसे ही केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड where electronegativity difference is higher, मतलब 0.5 या इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। देखिए एक एटम कुछ इस तरह से बॉन्डेड है, दूसरा जो है वो इस तरह से बड़ा एटम है कंपैरेटिवली, एक कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हम हमारे हिसाब से नॉर्मली आइडियली देखें तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कहीं एक जगह होना चाहिए था, लेकिन रियली क्या होता है, जब एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है तो इस केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो हम जैसा सोच रहे होते हैं एक्चुअल में वैसा नहीं होता, तो किसी एक की डिस्टेंस जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है, किसी एक की ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच के ले जाता है। इस केस में हमें मैनेज करना पड़ेगा प्लस माइनस करके। तो इस केस में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वही तरीका देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी से ए एंड बी की डिस्टेंस मेजर करनी है, इट जस्ट इक्वल्स टू आर ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 डेल, 0.09
0.09 डेल। इससे आप लोग क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। किसी एक की रेडियस हमें पता होगी होमोएटॉमिक मेथड से, दूसरे की हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे सभी रेडियस जो है वो किस यूनिट में होती है, रेडियस इन एंगस्ट्रॉम यूनिट। एंड डेल, डेल रिप्रेजेंट द व्हाट, डेल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बोथ एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। जैसे काई ए माइनस काई बी भी आप लोग कह सकते हो। कुल मिला के आपने देखा एटॉमिक रेडियस इन टर्म्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। ऐसे ही दूसरे टाइप की जो रेडियस होगी वो कैसी होगी, मेटेलिक रेडियस। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेटेलिक रेडियस। मैंने पहले ही कहा ये नेम क्यों पड़े, ये टर्मिनोलॉजी क्या है, ये बेस्ड है केमिकल बॉन्ड पे, एटम किस बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो जब आप मेटेलिक रेडियस की बात करोगे तो इसका मतलब है कि एक क्रिस्टल मेटल है, एक क्रिस्टल मेटल है और इस क्रिस्टल मेटल में वेरियस मेटल्स जो हैं वो एक दूसरे से क्रिस्टल में बंधे हुए हैं बाय मेटेलिक बॉन्ड्स, बाय मेटेलिक बॉन्ड्स। तो यहां पे भी मेथड सेम है, यहां पे भी वही आप लोगों को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये मेटल है, ये दूसरा मेटल है, तो रेडियस ऑफ मेटल जस्ट इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस बाय 2। अब कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, सेम कॉन्सेप्ट है, तो ये आराम से हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि इसे कोवैलेंट रेडियस से कैसे कंपेयर करोगे। तो सबसे पहले देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्गर होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन मेटेलिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन मेटेलिक बॉन्ड। इसका मतलब है जो जितना स्ट्रॉन्ग होगा एटम उतना ज्यादा मिक्स्ड होंगे। तो मेटेलिक बॉन्ड पुअर है, इसका मतलब एटम्स कंपैरेटिवली दूर रहेंगे। कोवैलेंट में वो ज्यादा मिक्स होंगे, मेटल्स में वो कंपैरेटिवली कम मिक्स होंगे। इसका मतलब है आप ये कह सकते हो कि रेडियस कोवैलेंट इज स्मॉलर देन रेडियस मेटेलिक फॉर सेम एलिमेंट। ठीक, तो मेटेलिक रेडियस जो है ग्रेटर होती है कोवैलेंट से। एक और बात, कोई पूछे कि क्या मेटेलिक रेडियस एक्चुअल साइज को रिप्रेजेंट करती है, नहीं, क्योंकि यहां पे भी मिक्सिंग होती है, यहां पे भी ओवरलैपिंग होती है। तो आर मेटेलिक इज आल्सो स्मॉलर देन एक्चुअल साइज ऑफ एटम। ठीक, नेक्स्ट है वंडर वाल। आयोनिक नहीं ले रहे, भी आयोनिक को सेपरेटली लेना पड़ेगा, उसमें काफी सारी नई चीजें हैं। तो नेक्स्ट ले लेते हैं अपना वंडर वाल रेडियस। व्हाट इज वंडर वाल रेडियस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये फिजिकल बॉन्ड से बॉन्डेड एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करके की जाती है। देखो वंडर वाल बॉन्ड कहां होते हैं, नोबल गैसेस के एटम्स के बीच में वंडर वाल बॉन्ड्स होते हैं। गैसियस मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन, N2, H2, ये सब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, CO2 ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, पुअर फिजिकल बॉन्ड्स। ये पुअरेस्ट बॉन्ड होते हैं, इसीलिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा आएगी, रेडियस भी बहुत बड़ी आएगी। कैसे मेजर करते हैं जरा देखिए। सबसे पहले देखते हैं इन केस ऑफ नोबल गैसेस। एक और बात इंपॉर्टेंट आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग है, ये सब के सब रेडियस सॉलिड स्टेट में कैलकुलेट किए जाते हैं, क्योंकि लिक्विड या गैसियस स्टेट में पार्टिकल लगातार मूव करते हैं। मूविंग पार्टिकल्स के लिए रेडियस मेजर नहीं करते हम। जैसे आप क्रिस्टलोग्राफी में पढ़ते हो एक्सरे डिफ्रैक्शन, तो एक सॉलिड स्टेट है जिसपे एक्सरे डाली, फिर वो आपने फोटोग्राफिक प्लेट पे ली, यही स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे डिफ्रैक्शन भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही पार्ट है। इन केस ऑफ नोबल गैसेस आप लोग जानते हो कि मान लेते हैं हीलियम है, कोई नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ये दो एटम है मेरे प्यारों, ध्यान से देखना, और ये सॉलिड स्टेट में है, ये क्रिस्टल बन चुका है बहुत लो टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में, क्योंकि कोवैलेंट मेटेलिक या आयनिक इस तरह का बॉन्ड तो बनता नहीं, तो इन दोनों के बीच में मिक्सिंग कभी नहीं होगी, ये एक दूसरे से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। मास अट्रैक्शन या टेम्पररी डाइपोल के बीच का अट्रैक्शन ये इस तरह का है। तो जैसे ये हीलियम है, ये हीलियम है, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे इट इज कॉल्ड वंडर वाल रेडियस डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को डिवाइड कर दो
तो ये आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 वन डर वाल रेडियस। अब यदि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की बात करें तो वो तो ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करते एटॉमिक स्टेट में, खासकर सॉलिड में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इन केस ऑफ molecular substances, in case of molecular substances, ऐसी भी मतलब substances, फॉर एग्जाम्पल N2 ले लेते हैं। ये सोचिए एक N2 मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना, और ये इसकी एटॉमिक रेडियस, सॉरी ये इसका मॉलिक्यूल है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, ध्यान से देखना। ऐसे ही सोचिए कि इसके सॉलिड स्टेट में एक और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है जो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है। पता हम क्या करने वाले हैं, हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं बिटवीन टू एटम्स, बट द बॉन्ड बिटवीन दीज टू एटम्स इज वैन डर वाल बॉन्ड। अब ये दो मॉलिक्यूल हैं, इन दो मॉलिक्यूल में क्रिस्टल स्टेट में दो न्यूक्लियस जो सबसे नियरेस्ट है उनके बीच के डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दिस डिस्टेंस इज डी एंड वही रेडियस इक्वल्स टू डी बाई टू, थोड़ा फॉन्ट मैंने स्मॉल लिया, आगे थोड़ा बड़ा लूंगा, मैं भूल जाता हूँ बार बार में, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो ना। तो डिस्टेंस वही है। एक यहाँ पे एक नई चीज आप लोगों को देखने को मिली होगी कि इसमें भी एटम्स मिक्स्ड हो रहे थे, इसमें भी एटम्स मिक्स्ड हो रहे थे, लेकिन इसमें एटम्स मिक्स्ड नहीं हो रहे, वो एक दूसरे से कंपैरेटिवली दूर हैं। इसका मतलब क्या, ये रियल एटॉमिक साइज को रिप्रेजेंट करता है? कभी नहीं। ये वैन डर वाल रेडियस में एटॉमिक साइज से, रियल एटॉमिक साइज से बड़ा रेडियस मिलता है। तो आप लोग यहां पे ये बात लिख सकते हैं कि द वैन डर वाल रेडियस is always greater than actual atomic size। ठीक, मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया, मैं पेस में नहीं था, मैंने बहुत जल्दी जल्दी तूफानी करके नहीं पढ़ाया। इसका कारण था कि एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इन तीनों को कंपेयर करो, यदि इन तीनों को एक साथ कंपेयर करोगे तो आप लोगों को बॉन्ड स्ट्रेंथ कुछ इस तरह से मिलेगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन होता है? कोवैलेंट। आयोनिक को सेपरेटली लेंगे। इससे पुअर कौन होता है? मेटेलिक बॉन्ड। इससे पुअर कौन होता है? वैन डर वाल। अब मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग अपने अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, तैयार हो जाइए उड़ान भरने के लिए। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है और ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है। इसका मतलब यदि रेडियस की बात करें तो रेडियस सबसे बड़ा कौन आएगा? वैन डर वाल। सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस कौन सा होगा? कोवैलेंट। इससे बड़ा कौन होगा मेरे प्यारों? मेटेलिक। इससे बड़ा कौन होगा? वैन डर वाल। इसका मतलब वैन डर वाल रेडियस रियली बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू कोवैलेंट एंड मेटेलिक। तो मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गई ये चीजें, तीनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हम अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं। तो कॉन्सेप्ट एक तो मुझसे से क्लियर कर लीजिए, फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी नहीं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। साइज क्या है हम सीख चुके हैं। अब कौन कौन से फैक्टर डिफाइन करेंगे साइज को? सबसे पहला है नेचर ऑफ बॉन्ड या टाइप ऑफ रेडियस कह लीजिए आप लोग इसे, टाइप ऑफ रेडियस। आप कौन सा रेडियस ले रहे हो, सबसे पहले तो ये इसी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमने अभी भी सीखा कि आर कोवैलेंट के कंपैरेटिवली आर मेटेलिक बड़े होते हैं, आर मेटेलिक के कंपैरेटिवली आर कौन से? वैन डर वाल ज्यादा बड़े होते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? तो आप लोग कुछ ऐसे मान लीजिए, जेड इफेक्टिव, ऐसे मान लीजिए कि ये है न्यूक्लियस और ये है एक इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन या कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पे एक फैक्टर है जो इसे अट्रैक्ट कर रहा है और ये फैक्टर है जेड। ये फैक्टर क्या है? जेड, एटॉमिक नंबर। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतने ज्यादा प्रोटॉन, उतना ज्यादा अट्रैक्शन। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स में केवल अट्रैक्शन ही नहीं होता, केवल अट्रैक्शन ही नहीं होता तो क्या होता है भैया? सराउंडिंग में लोग भी हैं और वो क्या कर रहे हैं? इससे रिपेल कर रहे हैं। देखो ये है प्रेमी, प्रेमिका, दोनों के बीच में प्यार परवान पे चढ़ रहा है, लेकिन समाज दुश्मन बना बैठा है ना।
लोग नहीं करने दे रहे हैं, है ना, तो लोग उसे अपोज कर रहे हैं, बस यही कहानी है। ये दूसरे इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं इलेक्ट्रॉन को, सेम चार्ज है, इस रिपल्सन की वजह से ये दूर चला जाता है, तो ये रिपल्सन जो है इसे कहते हैं हम स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग कह लो या शिल्डिंग कह लो, शिल्डिंग इफेक्ट, है ना, तो ये शिल्डिंग इफेक्ट है। इसकी वैल्यू हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट से कैलकुलेट करते हैं और इसे कहते हैं सिग्मा स्टार। ठीक, इसका मतलब यदि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर दूर जाएगा। यदि Z बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पास आएगा, साइज डिक्रीज होगी। दोनों को एक साथ मैनेज करते हुए हम नेट अट्रैक्शन या नेट रिपल्सन कैलकुलेट नहीं करते, हम इन दोनों का बैलेंस क्या बचा है वो कैलकुलेट करते हैं। दिस बैलेंस इज कॉल्ड Z इफेक्टिव, व्हिच इज जस्ट इक्वल टू Z माइनस सिग्मा स्टार एंड इट रिप्रेजेंट द नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये तो हमें समझ में आ रहा है कि अट्रैक्शन तो Z बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाएगा। ये आप ऐसे समझ लो कि सिग्मा स्टार की वैल्यू डिपेंड करती है अंदर की साइड कितने इलेक्ट्रॉन है ना, अंदर की साइड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के लिए एक और बात भी है कि स्क्रीनिंग SPDF, स्क्रीनिंग इफेक्ट को एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को डिटेल में मिल जाएगा। तो SPDF ये एक ऑर्डर लिखा है मैंने, ये स्क्रीनिंग कैपेबिलिटी है, स्क्रीनिंग कैपेसिटी, है ना, तो स्क्रीनिंग ऑर्डर है। एस स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रीनिंग करते हैं, एस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं क्योंकि वो कंसाइज होते हैं एक स्फीयर में। पी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दो तरफ बन जाता है लोब में एक डंबल के, है ना, इसलिए वो थोड़ा डिस्टोर्ट हो जाता है, इसलिए पूरी स्क्रीनिंग होती है। डी में अलग अलग चार कोनों में डिस्टोर्शन हो जाता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्टोर्टेड होगा उतना उसका क्या होगा, पुअर रिपल्सन होगा, इसीलिए डी एंड एफ की स्क्रीनिंग नेग्लिजिबल होती है, जबकि एस एंड पी की क्या होती है, स्ट्रांग होती है। ठीक, अब क्या होता है, एक जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो किसी एक पीरियड में तो Z वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है, लेकिन अंदर की साइड कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ रहे होते हैं, इसलिए Z सिग्मा स्टार नियरली कांस्टेंट रहता है पीरियड में, Z इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, इसलिए साइज क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। जो तीसरा फैक्टर है, जो थर्ड फैक्टर है वो है एड ऑफ या एडिशन ऑफ न्यू ऑर्बिट। ऑर्बिट या आप सेल कह सकते हो, हर एक नया ऑर्बिट जैसे जैसे आप ऐड करोगे वैसे वैसे एटॉमिक साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब आप सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो हमेशा क्या होता है, एक नया ऑर्बिट जुड़ता है, इसका मतलब साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अब पढ़ लेते हैं ट्रेंड्स। ट्रेंड्स मतलब लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन, यानी पीरियड एंड ग्रुप में साइज में क्या चेंज होता है। यहां से इस चैप्टर में शुरू होती है गड़बड़ होना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल एक बेसिक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ब्लॉक केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, ये स्कोरिंग नहीं है क्योंकि इसमें मिस्टेक्स हो ही जाती है, खासकर ज्यादातर बच्चे ओल्डर्स में बहुत गलतियां करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेंड्स इन पीरियड। ट्रेंड्स इन पीरियड, आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी या आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा, या फिर आप लोग पहली बार देखोगे। इन पीरियड, एक पीरियड में आप जाओगे तो आउटर ऑर्बिट क्या रहता है, एन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब नया ऑर्बिट नहीं जुड़ेगा, इसका मतलब साइज इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो Z क्या होता है, Z कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, दिस सिंबल इज फॉर इंक्रीज, है ना, Z कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। सिग्मा स्टार नियरली कांस्टेंट होता है, सिग्मा स्टार नियरली कांस्टेंट होता है क्योंकि अंदर की साइड को इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, इसका मतलब सो Z इफेक्टिव इंक्रीज कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली। लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे आप जाओगे Z इफेक्टिव कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, प्यार परमाणु पे चढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब एटॉमिक साइज शुड बी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आप यहां कह सकते हो सो द एटॉमिक साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। मेरे प्यारों, बहुत ध्यान से देखना, इतनी दूर की चीजें आसान थी। अब रियल ट्विस्ट अभी आता है
क्योंकि यहां से मिसकॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं। तो अब शुरू करते हैं मिसकॉन्सेप्ट, है ना। तो सही, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से आप लोग। अब आप लोगों को ट्विस्ट देखने को मिलेगा एक शानदार। देखिए क्या ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यदि लेफ्ट टू राइट साइज, हमने अभी भी कहा कि लेफ्ट टू राइट हमेशा क्या होती है, ऑलवेज डिक्रीज एंड देयर इज नो एक्सेप्शन, एंड देयर इज नो एक्सेप्शन, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं। लेफ्ट टू राइट साइड डिक्रीज होती है, डिक्रीज ही होती है, कहीं एबनॉर्मल ऑर्डर मत बना लेना। अब यहां एक मैं ऑर्डर लिख रहा हूं, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज किसी एक पीरियड को ले लेते हैं। इन सेकंड पीरियड, ये सबसे पहले सेकंड पीरियड सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड है, किसी को ले लेते हैं फर्स्ट के बाद में हाइड्रोजन लीव को छोड़ देते हैं एक बार। सेकंड पीरियड में ऑर्डर क्या होगा एटॉमिक साइज का, तो आप लोग देखिए लिथियम बेरिलियम क्या होगा, स्मॉलर, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। एक बार एनसीईआरटी में एक मिसप्रिंट था जहां 72 74 नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में ऐसे लिखा हुआ था, बाद में वो चेंज हो गया था। तो कई बार लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली ऑक्सीजन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली फ्लोरीन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। प्लीज प्लीज ऐसे नहीं करें। मैं आपको हो तो यहाँ पे 3 स्टार लगा देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो अपडेट हो चुका है। कई लोग आप लोगों को बता देंगे कि लास्ट में जाके साइज डिक्रीज हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये साइज डिक्रीज हो रही है इस तरह से। अब एक एलिमेंट बच गया, वो है नोबल गैस। आप नोबल गैस को, स्पेशली नोबल गैस को आप लोग जब भी एटॉमिक साइज का ट्रेंड लिखते हो तो आप यहां लिखते हो, इट इज नियॉन। ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए इसकी शक्ल को, ये मासूम सा दिखने वाला ऑर्डर, इसमें ये मिस्टेक है। अरे ऐसा क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, नियॉन सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए था, ये सबसे बड़ा कैसे होगा। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि नियॉन कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, तो हमने गलत किया है। हालांकि आपको कभी भी एटॉमिक साइज का जेई नीट कहीं क्वेश्चन आए तो आप लोगों को यही ऑर्डर लिखना है जब तक कि वेल डिफाइंड नहीं हो या कुछ और इंडिकेट नहीं किया गया हो। तो इस ऑर्डर में हालांकि ये ऑर्डर हमें फॉलो करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने इन सब के लिए तो कोवलेंट रेडियस ली है, इन सब के लिए तो हमने कोवलेंट रेडियस ली है, और इसके लिए हमने वंडरवाल रेडियस ली है, वीवीआर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने क्या लिया है, यहाँ पे वंडरवाल रेडियस लिया है, क्योंकि हमने पढ़ा था वंडरवाल रेडियस में एटम्स के बीच में डिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि इनके बीच में फिजिकल बॉन्ड है, तो इसलिए वंडरवाल रेडियस नेचुरली बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू कोवलेंट। इसका मतलब ये गलत किया हमने। हम एक नीट का स्कोर होता है 720 में से और एक होता है 360 में से जेई मेन का। अब किसी के आए 300 जेई मेन में और हम कहें यार इसका तो खराब स्कोर रहा क्योंकि उसके तो 600 आए थे नीट में, तो ये गलत है, क्योंकि उसने 720 में से 600 लिए, उसने 360 में से 300 लिए, तो हम कंपेयर सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये ऑर्डर देखना, यदि सिंपल एटॉमिक साइज लिखा हुआ है तो ट्विस्ट कहां है, ट्विस्ट यहां है कि ऑर्डर ऑफ वंडरवाल रेडियस का ऑर्डर बताओ। किसी ने क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आया कि द करेक्ट वंडरवाल रेडियस ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज। ध्यान से देखना, ये सब वंडरवाल रेडियस तो हर एक के लिए होती है। इस नियॉन से कोवलेंट बॉन्ड बनवाना अपने कम की बस की बात नहीं है, हो सकता ही बनाए, हो सकता नहीं बनाए, तो हम बाकी सबको वंडरवाल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन केस ऑफ वंडरवाल रेडियस द एक्चुअल ऑर्डर इज लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड नियॉन। इट इज द ट्विस्ट। जब आप सभी की सेम रेडियस लोगे, यही प्रॉब्लम होती है। आप सोचिए जेईई में ये क्वेश्चन आया कि वंडरवाल रेडियस हाईएस्ट किसकी है, और ऑप्शन दे दिया लिथियम कार्बन ऑक्सीजन नियॉन हाईएस्ट। और लिथियम ऑर्डर रटा हुआ, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हो क्या रहा है, कि हो क्यों रहा है, तो लिथियम हमने रटा हुआ, लिथियम हमने चिपका दिया। ठीक, अब देखिए ये तब था जब बाकी सब के लिए आप कोवलेंट ले रहे थे, इसके लिए आप क्या ले रहे थे, वंडरवाल। जैसे ही आप सबके लिए सेम लोगे, सबको कंपेयर करोगे, तो आपको दिख जाएगा नियॉन रियली स्मॉलेस्ट साइज का होता है इन केस ऑफ वंडरवाल। लेकिन ध्यान रखना
क्वेश्चन के लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। जब तक वो स्पेसिफाई नहीं करे क्वेश्चन में कि अरेंज द फॉलोइंग इन वंडरवाल रेडियस और विच आउट ऑफ गिवन एलिमेंट्स विच कंटेन्स हाईएस्ट वंडरवाल रेडियस, है ना, और लोएस्ट रेडियस एलिमेंट, सॉरी स्मॉलेस्ट एटम है ना, सबसे लार्जेस्ट एटम कौन है, ये सब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन पढ़ के ही आप लोगों को समझना है कि वो वंडरवाल की बात कर रहा है या फिर सिंपल एटॉमिक साइज की बात कर रहा है। यदि सिंपल एटॉमिक साइज है तो प्लीज फॉलो दिस ऑर्डर। अब बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड इधर ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब रियली चेंज कितना होता है। मेरे प्यारों ध्यान से सुनना, हम ट्रेंड्स जब भी पढ़ेंगे तो लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन में एस एंड पी ब्लॉक को लेंगे क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, है ना, तो इसलिए ये दूल्हे के पिताजी है ना, ये पूरी पीरियोडिक टेबल को यही रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, तो देखो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगी विदाउट एनी एक्सेप्शन। मैंने फिर बता देता है, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में पुरानी वाले में डेटा थे वो चेंज कर दिए गए हैं, अपडेट कर दिया गया, तो प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑर्डर फिक्स है, वो डिक्रीजिंग ही होगा, फालतू में अपना दिमाग मत लगाना, कहीं पता चला आपने यहाँ पे जाके इंक्रीज कर दिया, क्योंकि कुछ बुक्स में भी आप लोगों को ऐसा मिल जाएगा। यहां मैं ले रहा हूं एटॉमिक साइज, ध्यान से देखना, ये है लिथियम, ये है बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन नहीं ले रहे क्योंकि नियोन का साइज यहां जाके आएगा और वो होगा वंडरवाल। नियोन कैसा वंडरवाल है, तो ये मैंने एलिमेंट लिया यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक, नियोन दूर चला गया, कहीं तो दूर जो चला गया वो हम अलग से जानते हैं क्योंकि वो वंडरवाल रेडियस है। आप यदि ध्यान से देखोगे तो यहां से यहां तक का डिफरेंस देखो कितना बड़ा है, मतलब शुरू में मैग्नीट्यूड वाइज काफी ज्यादा डिक्रीज होता है अप टू कार्बन। जैसे आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हो उस मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो कंपैरेटिवली मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, कम आ रहा है, बहुत कम, यहां तक कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के केस में बहुत कम हो जाता है, बहुत 1 और 2 के आसपास आ जाता है, एंगस्ट्रॉम में इतना डिक्रीज होता चला जाता है। क्यों ऐसा हुआ, यदि आप ध्यान से देखोगे तो लिथियम में कॉन्फ़िगरेशन था NS1, लिथियम में क्या था NS1 था, फिर बेरिलियम में आप गए आपको मिला NS2, फिर मिला NS2NP1, फिर आपको मिला NS2NP2, फिर मिला NS2NP3। देखो NS को छोड़ दो तो NP में पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे थे, फिर क्या हुआ, आफ्टर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो गई और यहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इट इज द काउंटर फैक्टर ऑफ जेड इफेक्टिव। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जैसे ही आप आगे जाओगे, है ना, इज डोमिनेटिंग एंड, है ना, कैंसल द इफेक्ट ऑफ जेड इफेक्टिव। अब ये क्या करता है, काउंटर इफेक्ट है, अपोजिट है। जेड इफेक्टिव क्या कर रहा था, साइज को डिक्रीज कर रहा था, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पेयरिंग की वजह से बढ़ गया, जो अपोज कर रहा है, मतलब अब जो जेड इफेक्टिव है उसे ये क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसी वजह से लास्ट में जाके क्या होगा, स्मॉल मैग्नीट्यूड होगा, स्मॉल मैग्नीट्यूड, एंड शुरू में ये काफी ज्यादा होगा। ठीक, यहाँ पे लार्ज मैग्नीट्यूड होगा। उम्मीद आप लोगों को ये समझ में आ गया, ट्रेंड्स इन पीरियड। ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं, कई बार आप लोगों को गैलियम की साइज, है ना, कह देते हैं, बोले ट्रांजिशन आ गया, वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ गया, जो भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेफ्ट टू राइट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर है, फिक्स्ड है। यदि आप इसे ग्रुप नंबर से लर्न करना चाहो तो ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हमेशा यहां रहेगा। तो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज में आप लिखेंगे 18, 18 से बाद में फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17, ये ऑर्डर रहेगा। इन केस ऑफ वंडरवाल ऑर्डर इज रेगुलर, 1, 2, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18 स्मॉलेस्ट होता है, एंड सेम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल पीरियड्स। प्लीज इसमें कोई एक्सेप्शन फालतू का मत जोड़ना। तो ये था साइज का लेफ्ट टू राइट ट्रेंड। आगे देखते हैं अप टू डाउन ग्रुप में क्या होता है। नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन ग्रुप। ग्रुप में अप टू डाउन जब आप जाओगे तो हर बार एक नया 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 पीरियड ग्रुप ऑर्बिट आता चला जाएगा,
साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि साइज जो है वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है व्हेन वी गो फ्रॉम अप टू डाउन इन ए ग्रुप। ठीक, मैग्नीट्यूड वाइज देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज आप ग्रुप 1 को ले लीजिए, ग्रुप 1 को ले लीजिए। तो ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, अब देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, समझ में आ रही होगी बात। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना, और सीजियम, इस तरह से आप लोगों ने एलिमेंट ले लिए। ये साइज है, आप लोग देख रहे होंगे। यहां से लेकर यहां तक आपको भरपूर जवानी दिख रही होगी। मैग्नीट्यूड वाइज देखो कैसे बढ़ रहा है अचानक से, और ये आ गया बुढ़ापा, लेट गया। देखो ये मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल हो गया, घट गया है। कारण बहुत स्पष्ट है, इजी सा है। यहां से लेकर यहां तक नो डी इलेक्ट्रॉन्स, यहां से लेकर यहां तक कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। लेकिन यहां आ जाता है 3d10, यहां पे कौन आ जाता है 3d10, यहां पे आ जाता है 4d10। डी इलेक्ट्रॉन आने से क्या हुआ, हमने कहा था भैया डी की वेरी पुअर स्क्रीनिंग होती है। यदि पुअर सिग्मा स्टार पुअर स्क्रीनिंग है तो आप ये कहोगे कि इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जेड में तो क्या हुआ, +10 हुआ, जेड में तो +10 हुआ, लेकिन सिग्मा स्टार में वेरी स्मॉल चेंज हुआ, वेरी स्मॉल इंक्रीज हुआ। इसका मतलब इसकी वजह से यहां पर जेड इफेक्टिव क्या हो गया है, जेड इफेक्टिव बढ़ गया है ना। सडनली क्या हो गया है, ये इंक्रीज हो गया है। इसी वजह से यहाँ पे एक काउंटर इफेक्ट जिसने साइज को डिक्रीज किया, जेड इफेक्टिव बढ़ा अचानक से, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन आ गए बीच में, डी इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर नहीं पाए, रिपेल कर नहीं पाए, जेड इफेक्टिव बढ़ा के बैठ गए, साइज क्या हो गया अचानक से कंपैरेटिवली कम हो गया। तो दो काउंटर इफेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए नीचे जाने पर साइज डिक्रीज होता है। यहाँ भी ट्विस्ट है, यहाँ भी मिस्टेक क्या करते हैं लोग, यहाँ मिस्टेक ये करते हैं। इस ग्रुप में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग ठीक करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम सब बढ़िया लिख रहे होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है सेकंड में भी। ठीक है, सेकंड में भी सभी लोग यही ऑर्डर करते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंजियम, बेरियम जो भी है। तो ठीक, प्रॉब्लम है ग्रुप नंबर 13 में, और ग्रुप नंबर 13 में लोग लगा देते स्टार, बोले भाई साहब ट्रांजिशन क्या आ जाता है, ट्रांजिशन, लेंथेनोइड ट्रांजिशन, कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों ने सुने होंगे। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गैलियम की साइज डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ देखना, यहाँ हम बात करें बोरोन, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, ओहो अरे यार सॉरी सारी वो होगी है ना, ये सब सिर्फ साइन बदलना है ना, बाकी मैं ठीक सोच रहा हूँ, आप भी ठीक सोच रहे हो, लेकिन यार थोड़ी सी मिस्टेक होगी यार, इंसान है देखो ना, तो मिस्टेक तो हो सकती है। लिथियम, सोडियम, अब मैं लगा रहा हूँ डॉट डॉट, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, डॉट डॉट डॉट। ठीक, यहाँ लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन बना देते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। लोग क्या करते हैं, कहते हैं भैया गैलियम में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आ गया, और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसकी साइज डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होके जो है वो कम हो जाती है एल्यूमिनियम से। बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के मिसकॉन्सेप्ट ही दूर करने आया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसकी साइज होती है 85, मैं डेटा दे रहा हूं, विद डेटा, फालतू बात नहीं कर रहा। इसकी रेडियस होती है अपने 121, इसकी रेडियस होती है 122, 145, 146, मैंने साइज लिख दी है। इसका मतलब एक साइन लगा सकते हो आप लोग, और वो है ये, एल्यूमिनियम एंड गैलियम की साइज नियरली इक्वल होती है, इंडियम एंड थेलियम की साइज नियरली इक्वल होती है, लेकिन ऑर्डर अप टू डाउन सेम होगा, इंक्रीजिंग। नियरली इक्वल साइन लगा सकते हो, प्लीज इसको गलत मत करना, ज्यादातर लोग यही मिसकॉन्सेप्ट लिए घूमते हैं। सेम इज वैलिड फॉर ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, सबके लिए 17, 18 ऑल फॉलो रेगुलर ऑर्डर्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, फालतू में कोई एक्सेप्शन दिमाग में न बनाए, मतलब पूरी साइज के ट्रेंड में कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक वो जरूर था कि वंडरवाल के केस में जो है वो
नियॉन जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज का होता है, नॉर्मल एटॉमिक साइज में वो बड़ा होता है, वो एक अलग बात थी, वो कॉन्सेप्ट था, उसे एक्सेप्शन नहीं कहते ऐसी चीजों को। यहाँ मैंने आप लोगों को पिक्चर क्लियर कर दी है प्यारे बच्चों कि साइज नियरली सेम हो जाती है, लेकिन वो कभी भी क्या नहीं होती, अपोजिट ऑर्डर, मतलब एल्यूमिनियम बड़ा है गैलियम से, ऐसा कभी नहीं होता है। कुल मिला के लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन हमने ट्रेंड्स पढ़ लिए हैं। अब एक टॉपिक रह गया, एक रेडियस नहीं पढ़ी, आयोनिक रेडियस। और नीट में तो कसम खा रखी है एग्जामिनर ने कि हर साल एक क्वेश्चन वहां से देना ही देना है ना। जेई में भी पहले आता था, आजकल तो नहीं देते। जेई वाले एग्जाम में थोड़ा स्मार्ट होते हैं एग्जामिनर, IITian जो होते हैं वो बढ़िया एग्जाम लेते हैं अपने कॉलेज, तो थोड़ा जो है वो अगला जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो जेई मेन में आप लोग गलत करते हो। तो देखते हैं क्या टॉपिक है ना। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अंतिम रेडियस है आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस, आयंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैटाइन और एक होते हैं एनायन। तो आयंस की रेडियस कैसे मेजर करते हैं, इसे सेपरेट इसलिए किया क्योंकि आयंस इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने से बनते हैं, तो वो एक्चुअल एटॉमिक साइज से बहुत डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें हमने मिक्स नहीं किया वहां पे, इन्हें कंपेयर नहीं किया वैन डर वाल्स से, कोवैलेंट से या मेटालिक से कंपेयर करना भी मत, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होने से साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। कैसे, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कैटाइंस की। सबसे पहले बात करते हैं कैटाइंस। कैटाइन कैसे बनते हैं, एक एलिमेंट कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो उस पे n पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड कैटाइन। पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग आयंस आर कैटाइंस। ठीक, क्या होता होगा जब इलेक्ट्रॉन चले जाते होंगे, तो कंपेयर करके देखते हैं। एक E है, एक E के पास Z एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इस कंडीशन में इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे, इक्वल टू Z, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, इक्वल टू Z। जब न्यूट्रल था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इट कन्वर्ट इनटू E प्लस, then the number of proton are Z but number of electron are Z minus 1. In the next E2 positive, it lost one extra electron and the number of proton are still same but number of electrons change to Z minus 2. अब धीरे धीरे आप प्रोग्रेसिवली चलते चले जाइए ऐसे, तो आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन का नंबर यहां से यहां, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन कंटिन्यूअसली कांस्टेंट है। आप ऐसे समझिए इसको कि ये न्यूक्लियस है, इसका अट्रैक्शन चार्ज फिक्स्ड है, लेकिन अब पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता था, अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चला गया अब कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है, फिर कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है। जैसे बैच साइज डिक्रीज होता है ना किसी कोचिंग में, स्मॉल साइज बैच होते हैं, एडवर्टाइजमेंट में लिखा जाता है स्मॉल साइज बैचेस, जितना स्मॉल साइज बैच होता है उतना किसी बच्चे पे टीचर ज्यादा कंसंट्रेट कर पाता है। सेम ईयर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते चले जाएंगे, न्यूक्लियस और ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। आप ये कह सकते हो कि रिलेटिव पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव बाई नेगेटिव रेशियो जो है, पॉजिटिव बाई नेगेटिव रेशियो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब साइज कंटिन्यूअसली क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो साइज रियली डिक्रीज होती है। साइज को आप यूं देखिए, E के कंपैरेटिवली E कैटाइन स्मॉलर होगा, E2 कैटाइन उससे भी ज्यादा स्मॉलर होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करता चला जाएगा वैसे वैसे इसकी साइज और ज्यादा स्मॉलर होती चली जाएगी। ये ऑर्डर फिक्स्ड है, जिसे मैं एक बार फिर लिख देता हूं। किसी भी एलिमेंट के लिए हमेशा आप लोगों को एक ही ऑर्डर फॉलो करना है। E के कंपैरेटिवली, पेरेंट एटम के कंपैरेटिवली कैटाइन हमेशा स्मॉलर होता है, 2 कैटाइन उससे भी स्मॉलर, 3 कैटाइन इससे भी स्मॉलर एंड सो ऑन। ये ऑर्डर फिक्स्ड है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंज नहीं आने वाला, यही ये रहने वाला है। क्या रियली इतना फर्क आता है क्या, देखते हैं ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये है लिथियम। लिथियम की साइज होती है 152, लिथियम की साइज होती है 152। आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट इनटू लिथियम प्लस 1। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है और इसकी साइज हो जाती है 60। बाप रे, यदि आप ध्यान से देखोगे ना तो जस्ट हाफ, नियरली जस्ट हाफ ऑफ रियल साइज। यहां से आप लोग फील कर सकते हो कि यस, कैटाइन जब बनता होगा तो साइज कितना कितना ज्यादा डिक्रीज होती होगी। +2 में जाओगे तो सोचिए और कम होगी और कम होगी। ऐसे एक और एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं। जैसे आप सोडियम की बात करें, ये है मिस्टर सोडियम और ये है सोडियम +1। सोडियम में एटॉमिक साइज जो है वो होती है 186 और ये हो जाती है नियरली 92।
92 ले लो, 90 ले लो, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो हर बार नियरली हाफ, मतलब हाफ के आसपास चली जाती है। यहाँ पे एक और कारण भी है कि लिथियम सोडियम ये फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते बाहर का ऑर्बिट ही चला जाता है, बाहर के ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनकी साइज में इतना चेंज होता है, लेकिन हर एक बार ऐसे ही चेंज होता है। नेक्स्ट अपना ले लेते हैं एनायन। नेक्स्ट अपना ले लेते हैं एनायन। एनायन के केस में देखते रहना, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते रहना। एनायन के केस में क्या होगा, एक एलिमेंट होगा और वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इस बार तो E नेगेटिव, फिर एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो E2 नेगेटिव, फिर और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो E3 नेगेटिव। हर बार एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, लेकिन प्रोटॉन का नंबर तो कांस्टेंट है ना, तो आप ये कह सकते हो कि नेगेटिव रेशियो पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज नेट नेगेटिव मतलब सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन, नेट पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो कांस्टेंट है, ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। यदि ये इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में ज्यादा आते चले जाएंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो आप फालतू में, बेचारा न्यूक्लियस जो वो तो फिक्स्ड है, उसके पॉजिटिव चार्ज तो फिक्स्ड है, तो ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए बेचारा मजबूर है। दूसरी बात, नए इलेक्ट्रॉन आने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी क्रिएट होता है, ये भी साइज इंक्रीज करता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो ऑर्डर आप लोगों को मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है, एनाइंस हैव ऑलवेज हायर साइज देन देयर पेरेंट एटम्स एंड the size always increase with increasing negative charge। क्लियर? आप लोगों को एक स्पेशल बात बताता हूं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, हाइड्रोजन व्हेन कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन नेगेटिव, इसे जरूर से नोट कर लेना, हाइड्रोजन व्हेन कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन नेगेटिव द रेडियस इज नियरली 132 प्लस माइनस 2 कर दो, 132 प्लस माइनस 2 अप्रोक्सीमेटली इतनी बड़ी साइज होती है हाइड्राइड की। हाइड्रोजन में जैसे ही एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आता है इसकी साइज होती है 132 प्लस माइनस 2 एंड इट इज साइज ऑफ आयोडीन नियरली 132 एटॉमिक साइज इन न्यूट्रल स्टेट। मेरे प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन आया था कि H नेगेटिव की साइज है ना, तो 4 उसमें आयन थे, H नेगेटिव 3 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, H नेगेटिव 4 थे, उसमें पूछा था लार्जेस्ट साइज किसकी है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जब न्यूट्रल होते हैं उनके कंपैरेटिवली H नेगेटिव इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है। सोचिए कितना मस्त है ये, हर कोई सोच ही नहीं सकता कि H नेगेटिव आयोडीन को क्रॉस कर जाएगा। आयोडीन के अप्रोक्सीमेटली सेम है ना, आयोडीन की नियरली सेम इसका साइज होता है। ठीक है, ये तो था कि कैटायन एंड एनायन में ये समझ गए हम लोग। अब बढ़ते हैं आगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिस पे मेडिकल वाले हर साल क्वेश्चन देते हैं, उसे भी देख लेते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर देखते हैं आगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी स्पीशीज। तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन काउंट करना और कुछ नहीं करना। एक मैं सीरीज ले रहा हूं, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F1 नेगेटिव, नियोन, सोडियम पॉजिटिव, ठीक, सोडियम की बजाय सोडियम, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। मैंने कंटिन्यूअसली एलिमेंट्स लिए और कुछ नहीं। सभी के लिए आप लोग Z जानते हो, 7, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लो, 7 + 3 10, इसका एटॉमिक नंबर 8 + 2 10, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। एटॉमिक नंबर 9, 1 नेगेटिव मतलब इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसका एटॉमिक नंबर भी इतना न्यूट्रल है, उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इसने लॉस किया है, इसने 2 लॉस कर दिए हैं, एंड इसने कितने लॉस करे हैं, 3 लॉस करे हैं। देन इन दीज ऑल स्पीशीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम and species having atom molecules or ions having same number of electrons are called isoelectronic species. In case of these ions, what is the trend of size? तो बहुत सीधा क्वेश्चन है, बहुत सरल से हो जाएगा और हर बार आता है। इसमें साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो हमने पढ़ा जैसे जैसे कैटायनिक चार्ज आता है साइज डिक्रीज होता है, जैसे जैसे एनायनिक चार्ज आता है साइज इंक्रीज होता है। इट मींस द ऑर्डर इज फिक्स्ड फ्रॉम हाईएस्ट नेगेटिव टू highest positive and it is the order of size, and it is always fixed। तो जब भी आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मिले तो सोचना बंद करें, सीधा क्या करें,
लार्जेस्ट साइज किसकी होगी, जो मोस्ट नेगेटिव, तो मोस्ट नेगेटिव से मोस्ट पॉजिटिव की तरफ एक ऑर्डर सेट कर दें, दिस ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ साइज। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास के लिए साइज का मैंने पढ़ाया और काफी टाइम मैंने लिया, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं कि मैंने सारे मिसकॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। टाइम लगता है, आप कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है, या तो आप जल्दी 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 सुपर ट्रिक पढ़ लो, क्रेश कोर्स पढ़ लो, पावर बूस्टर कोर्स पढ़ लो, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, है ना, 50 जगह से पढ़ लो। एक ही लेक्चर को 10 बार अलग अलग जगह से पढ़ने से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। एक बार, पहली बार पूरा डिटेल में प्यार से पढ़ो और उसके बाद परमानेंटली अपनी कॉपी में उसे सेट कर लो, लिख लो। केवल स्क्रीनशॉट लेने से और ये सब करने से अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यदि आपको सही में अच्छी पढ़ाई करनी है तो कॉपी पेन लेके बैठे, लेट लेट के न पढ़े। आप देखो इसमें क्या तरीका लॉजिक है, जो भी करो तगड़ा करो, नहीं तो मत करो। जो भी करो आग लगा के करो, नहीं तो मत करो। या तो पढ़ो ही मत, या तो क्या करो, एंटरटेन वाले वीडियोस देखो तो थोड़ा अच्छा लगेगा अंदर से। ये तो नहीं तो पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, है ना, लेटे हुए तो किए पे देख रहे हो, इस तरह से नहीं। कभी कभार ऐसा कर सकते हो, लेकिन रेगुलर लाइफ में आप लोगों को कमर सीधी करके और लग जाना है, तब जाके सिलेक्शन आते हैं। 10 लाख 12 लाख 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, बहुत थोड़े से सिलेक्ट होते हैं। यदि आप उनमें से एक बनना चाहते हो तो आपको जोश चाहिए होगा। और आप लोग यहाँ देख रहे होंगे मैं डिटेल में लेके जा रहा हूँ टॉपिक्स को। डिटेल में ले जाने का मतलब एक बार में कंप्लीट, इसके बाद गूगल सर्च, यूट्यूब सर्च, यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं पड़े, टाइम वेस्ट किसी का नहीं हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे फिजिकल एंड ऑर्गेनिक भी बूम के साथ चल रही है, अच्छे से चल रही है, आप लोग वो भी एंजॉय कर सकते हो। तो यदि आप लोगों अभी तक वीडियो को देख रहे हो, आप लोगों को सब अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी फैमिली समृद्ध हो सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाय बाय।